Hello everybody, a very warm welcome to all of you on Vani Academy, and today we are here to do a very important topic of modern Indian history, socio-religious reform movements. बहुत सारे questions हर साल UPSC में इसमें से आते हैं, so let's start the topic. Let me tell you, we are in a live class right now, and this is a personal mentorship batch that we have already. So I am also recording this session for my YouTube audience today. So let me start the session. The factors which gave rise to reform movement. A lot of things were changing in India during this period in the Indian structure, where people were very much aware about that what path they were leading into because of the kind of revolts that had happened before this, and the biggest mutiny, which was the Sepoy mutiny of 1857, जो revolt of 1857 है, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसके कारण बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने एक रीज़न दिया, दे गेव राइज टू रिफॉर्म मूवमेंट्स. So the first and the foremost factor was the presence of colonial government on Indian soil. Absolutely yes. Colonial government Indian soil के ऊपर थी. The British Raj was there in India, and they were trying to suppress the rights of the people. They were doing so many changes into the society. Few changes were acceptable, but few changes were not acceptable by the people. So this was one of the major factors for the reform movements. Various ills plaguing Indian society. Obscurantism, superstition, polytheism, idolatry, degraded position of women, exploitative caste hierarchy. These were different kind of ills existing in Indian society. Now these ills had already existed. जैसे सती प्रथा जो थी वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रेवलेंट थी. आप सुन सकते हो कि जितने भी चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे जिन्होंने अपने अकाउंट में ये चीज़ें मेंशन की थी कि जब वो इंडिया में आए थे तो उन्होंने सती प्रथा जैसी चीज़ें देखी थी. नॉट ओनली दैट, उन्होंने विमेन की सब्जुगेशन या एक्सप्लॉयटेटिव स्टेट ऑफ विमेन और कास्ट हायरार्की जहाँ पे इंडिया के अंदर उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती थी. ये फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इंडियन सोसाइटी को एक लेसर प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए, बिकॉज एक तो ब्रिटिश राज चल रहा था, ऊपर से सोसाइटी जो है वो इन सब चीज़ों में बिलीव करती थी. लोग मानते थे कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल सही है. इसीलिए इसके कारण सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे थे. पीपल वर गेटिंग इफेक्टेड. एट द सेम टाइम स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड. अब रिफॉर्म मूवमेंट की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि एजुकेशन बाकी दुनिया के हिस्सों में बढ़ती जा रही थी. हिंदुस्तान में एजुकेशन का रोल का बढ़ने का बहुत ज़रूरत थी. एट द सेम टाइम लोगों में अवेयरनेस आने की ज़रूरत थी. इफ़ देयर आर सर्टन सुपरस्टिशंस दैट आर देयर, तो उनके रिगार्डिंग लोगों को बताने की ज़रूरत थी कि ये चीज़ें सही नहीं है. और वेस्टर्न कल्चर का जो इम्पैक्ट आया हमारी कंट्री पे, एंड कॉन्शियसनेस ऑफ डिफीट बाय अ फॉरेन पावर, ये सारी चीज़ें, और सबसे पहली बात राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी. जैसे कि मंगल पांडे ने कहा था कि स्वतंत्र होके रहेंगे हम, चाहे इसे 100 साल लग जाए, चाहे इसे 100 years लग जाए, बट वी विल विन दिस इंडिपेंडेंस. उसी तरह से ये 1857 की जो क्रांति है वो चलने वाली थी टिल 1947. 90 साल की लड़ाई लड़ी गई थी हिंदुस्तान में. और ये नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी की जो आप कह सकते हो ईट है, जो फाउंडेशन है, दैट वाज लेड बाय ऑल द रिवोल्ट्स. आई एम नॉट जस्ट सेइंग वन, बाय ऑल द रिवोल्ट्स. चाहे वो पीजेंट रिवोल्ट्स थी, चाहे वो आपकी सिविल अपराइजिंग्स थी, आप किसी भी तरह के अपराइजिंग्स की बात कर सकते हो जो हिस्टोरिकली हुई थी. जितनी सारी भी मूवमेंट्स थी वो सब इनका हिस्सा रही है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के लिए एक सोशल बेस की ज़रूरत थी. सोशल बेस किसका? इमर्जिंग मिडिल क्लास एंड वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स. इट इज सेड दैट विद ग्रेटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस देयर कम्स ग्रेटर चेंजेस इन सोसाइटी. अगर लोग पढ़ लिख जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में वो बहुत सारे बदलाव लेकर आ सकते हैं. तो मिडिल क्लास की जो आप कह सकते हो बेस है वो बढ़ता जा रहा था, और वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स भी बढ़ते जा रहे थे. बहुत अच्छा सोशल बेस बन रहा था. आइडियोलॉजिकल बेस की अगर मैं बात करूं तो रैशनलिज्म इंक्रीज हो रहा था, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म इंक्रीज हो रहा था, ह्यूमनिज्म इंक्रीज हो रहा था, और सेकुलरिज्म भी इंक्रीज हो रहा था. ये बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के आइडियाज़ हैं जिनके बारे में हम अभी डिटेल में बात नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं है. बट हम ये बोलेंगे कि रैशनैलिटी लोगों में बढ़ती जा रही थी, सवाल पूछने की हिम्मत आ रही थी. पीपल वर अंडरस्टैंडिंग कि उन्हें क्या करना है.
रैशनैलिटी का मतलब क्या है कि आप किसी एग्जिस्टिंग ऑर्डर के अगेंस्ट आवाज उठाएं और पूछें कि ये ऑर्डर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, पूरी दुनिया में जो धर्म है देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धर्म है, तो रिलीजन के अंदर एक यूनिवर्सलिज्म, एक तरह से स्प्रेड ऑफ रिलीजन जिस लेवल पे चल रहा था, तो पूरी कंट्री में किस तरह से रिलीजियस आइडियोलॉजीज होगी उसके बारे में बात होना। ह्यूमनिज्म और सेकुलरिज्म कि हर किसी को अपने धर्म को एक्सरसाइज करने की पूरी आज़ादी है और हर कोई अपने धर्म के हिसाब से रह सकता है। इन सब तरह की जो चीज़ें हैं ये एग्जिस्ट कर रही थी उस टाइम पे सोसाइटी के अंदर। जब आप अपनी स्पेक्ट्रम की बुक उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से द सोसाइटी वाज अफेक्टेड, हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ बेसिस वर बीइंग प्रिपेयर्ड, किस तरह से सेकुलरिज्म का बेस रेडी किया जा रहा था, और जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी जो अथॉरिटी थी दैट वाज सेट असाइड द अथॉरिटी ऑफ रिलीजन एंड दे इवैल्यूएटेड ट्रूथ इन एनी रिलीजन बाय द क्राइटेरिया ऑफ लॉजिक, रीजन और साइंस. Science has the power to prove everything. Similarly, people started proving every fact that existed in the society. सोशल रिफॉर्म कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली लोगों का ध्यान इस चीज़ के ऊपर था कि हाउ वी कैन टॉक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ विमेन. Women's position has been very detrimental in that time. I exactly remember when we have been teaching people on the later Vedic period, the position of women has been degrading over a period of time, and the position of women was such that it was not participatory anymore. Women were not given their rights. In fact, they were subjugated to prathas like sati pratha, child marriage. Not only that, widows were not allowed to remarry. Women education was nowhere. So women were facing a lot of issues at that time, and degraded position due to parda system. Parda system is existing in our country even today. It's an evil. It is an evil because this is not letting the women come out in open and enjoy their rights. So parda system had existed way back then. Even few states in our country right now in today's era also are practicing such things. So women were subjugated. They were not being given a lot of respect. Early marriage. When marriages happen early, the liberty of the women with respect to her identity, her choice, her education, her life just vanishes away. She is not able to decide about her life. It is very difficult to understand what she wants and how her goals can be achieved in life. At that time, early marriages had existed. We see the menace of child marriage even today in some parts of our country. Lack of education. Education is the key to everybody's awareness. Women education is very important. It is very important to see a progressive society. अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े, हमारे आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, तो विमेन की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. If you educate a man, you educate just one man, but if you educate a woman, you educate the entire family. In fact, you educate the upcoming generation as well. It is not just said like that. This has been proved in the history. Unequal rights in marriage, divorce and inheritance. Yes. Even if women in that era, in terms of marriage, they were not given equal rights. In terms of divorce, they were not given equal rights, and inheritance also. They never had any rights in the property of their parents. They never had any right in their own marriage. And even after divorce, separation ke baad bhi, they were being given tags, and you can say social blot or social stigma was being associated with them. This was a menace in the society. Polygamy, multiple marriages, one man marrying multiple women. This kind of setup used to exist. Definitely, the women were not being treated very well. And family as a union or marriage as a union was not very much respectful at that time. Female infanticide. The demand for the male child or the son in the family was also existing. So infanticide is not something new. It existed even then. Widows were not allowed to remarriage. They were not allowed to remarry, and sati system had existed. These were the menaces, the problems that existed in the society. Don't you think that we needed the system where we could go towards a reform or to a direction of reform
and fight for all of these things? Yes, we need it. Definitely we needed it. So fight for the betterment of position of women. The reforms had to take place. This was not a one-time movement. No, it had taken a lot of years to stand for the women. The major contributors to the reforms, social reform movements, freedom struggle, movements led by enlightened women and Free India's constitution. There were different kind of legislative measures which were taken for women. It was important to abolish sati system. Banning of sati system became absolutely necessary because an attack was launched by the enlightened Indian reformers, enlightened people who were aware about the backdrops of the sati system. For example, we will name here Raja Ram Mohan Roy. At this time, government declared the practice of sati illegal and punishable by criminal court as culpable homicide. At the same time, this was applicable to Bengal presidency in the first hand, and slowly it got extended to Madras and Bombay also in 1830. So definitely it started all with Bengal. Not only that, फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर भी रोक लगाई गई थी, उसे भी रेगुलेट किया गया था. 1795 में भी कोशिश की गई थी. बंगाल रेगुलेशन 1795 और बंगाल रेगुलेशन 1804 के अंडर डिक्लेयर किया गया था कि इन्फेंटिसाइड इलीगल है एंड इट इज़ इक्वलेंट टू मर्डर. इस तरह के लॉज उस टाइम पे बिगिन किए गए थे ताकि छोटे बच्चियों को, जो अभी नवजात बच्चियां हैं, उन्हें बचाया जा सके. एक्ट पास की गई थी 1870 में और कंपल्सरी किया गया था पेरेंट्स के लिए कि वो रजिस्टर करें बर्थ ऑफ ऑल बेबीज एंड प्रोवाइडेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फीमेल चिल्ड्रन फॉर सम ईयर्स आफ्टर बर्थ. पर्टिकुलरली उन कुछ हिस्सों में जहां जो कस्टम था वो रिजॉर्टेड था टू अटमोस्ट सीक्रेसी. इसीलिए आज आप देखते हैं कि इन्फेंटिसाइड के केसेस इंडिया में काफ़ी कम है. आपने देखा होगा अक्सर आप हॉस्पिटल जाते हैं, मेडिकल किसी क्लिनिक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ लिखा होता है, एक बोर्ड लगा होता है, नो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इज अलाउड हियर. ये फीमेल इन्फेंटिसाइड को बचाने की एक कोशिश है जो आज भी चल रही है. होपफुली काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो घट गए हैं, बट फिर भी हम न्यूज़ में कभी कभी सुनते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल बेबीज आर इक्वल, ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल. Widow remarriage. When a wife loses a husband, her life becomes dependent on her children and on the family. In the Widow Remarriage Act, it was important to take steps. ज़रूरत थी इसकी. अगर उस टाइम पे इन औरतों की सुनवाई नहीं होती और इन्हें बताया नहीं जाता कि इनके अधिकार किस तरह के हैं, तो डेफिनेटली इनकी सब्जुगेशन और जो इनके साथ हो रहा था, जितना बुरा बर्ताव हो रहा था, वो चलता रहता. हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 इसके तरफ एक बहुत अहम कदम थी. ब्रह्मो समाज ने इस इशू को उठाया विडो रिमैरिज एक्ट के लिए, और उनके सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा में से ये सबसे पहला एजेंडा था. आपको एक नाम हमेशा याद रखना चाहिए इसके केस में, दैट इज ईश्वर चंद्र विद्या सागर. ये प्रिंसिपल से संस्कृत कॉलेज कैलकाटा के, और हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट को पास करवाया गया था. लीगलाइज किया गया था कि मैरिज विडोज की होगी और जो इश्यूज होंगे फ्रॉम सच मैरिजेस दैट आर गोइंग टू बी लेजिटिमेट. विद्यासागर ने वैदिक टेक्स्ट को साइड करके एक बहुत ही अमेजिंग बात बोली थी. वो ये थी कि हिंदू रिलीजन सैंक्शनड द विडो रीमैरिज. उन्होंने कहा कि वेदों में भी इस चीज़ की आज्ञा दी गई है, इसीलिए इन्हें करना ज़रूरी है. तो जब रिलीजन की बात आती है तो इंडिया में काफ़ी काम हो जाते हैं. जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊ दाजी ऐसे एक्टिव प्रमोटर्स थे गर्ल्स स्कूल्स के महाराष्ट्र के अंदर. नॉट ओनली दैट, विष्णु शास्त्री पंडित, ये नाम भी याद रखिए, विष्णु शास्त्री पंडित. इन्होंने विडो रिमैरिज एसोसिएशन फाइंड की थी 1850 में, इन 1850s.
और सबसे प्रोमिनेंट वर्कर इस फील्ड में थे कारसोन दास मूल जी, जिन्होंने स्टार्ट किया था सत्य प्रकाश गुजराती में 1852 में विडो रीमैरिज को एडवोकेट करने के लिए। साथ ही साथ में डीके कारवे के भी कुछ एफर्ट्स है वेस्टर्न इंडिया में। उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था, जहां पे ही मैरिड हिमसेल्फ विद अ विडो इन 1893। दिस वाज अ ह्यूज स्टेप। कई बार करिज्मेटिक पर्सनालिटीज को ऐसे काम करने पड़ते हैं लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एंड दिस वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। पीपल हैड टू सी एन एग्जाम्पल टू बिलीव इन इट। कंट्रोलिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिज काफी प्रेवलेंट थी, उसे कंट्रोल करने के लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट का आना बहुत जरूरी था। ये एक्ट 1872 में पास की गई थी। इस एक्ट के तहत बच्चों की मैरिज को रिस्ट्रेंट किया गया था और एज ऑफ मैरिज जो थी उसे 15 से 18 साल बाद में किया गया 1978 के अंदर। पहले जो मैरिजेबल एज थी वो 15 ईयर्स थी फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए थी 18 साल, बट 1978 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट के तहत 15 to 18 गर्ल्स की एज और बॉयज़ की 18 to 21 कर दी गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज एजुकेशन फॉर विमेन। आपने बेथ्यून स्कूल के बारे में तो सुना होगा। जेईडी बेथ्यून, प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कैलकाटा 1849, बेथ्यून स्कूल जो है फाउंड किए गए, उन पे काम हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एसोसिएटेड थे इनके साथ, बट एट द सेम टाइम जेईडी बेथ्यून वाज द वन हु हैड ओपन द बेथ्यून स्कूल। तो ये मत भूलिएगा, वो एसोसिएटेड थे बट बेथ्यून स्कूल के पीछे जेईडी बेथ्यून थे। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो एजुकेशन का सिस्टम था 1854 के अंदर आया। इसके ऊपर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर फीमेल एजुकेशन। बहुत जरूरी था कि फीमेल एजुकेशन हो और अच्छे से हो। इंडिया में यूनिवर्सिटी सेट की गई, इंडियन यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, विच वॉज सेट बाय प्रोफेसर डीके कार्वे इन 1916, और ये सबसे आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन था जहां पे एजुकेशन दी जा रही थी विमेन को। और लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज भी सेटअप किया गया था दिल्ली में 1916 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, शारदा एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सेसेशन एक्ट, ये भी कुछ स्टेप्स थे इसकी डायरेक्शन के अंदर। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत चल रही थी हमारी कंट्री के अंदर। नॉट ओनली दैट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने देखा है कि इंडिया के अंदर सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एक्ट 1958 पास की गई थी। मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, जिसको रिसेंटली अमेंड भी किया गया था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1958 1976 भी पास की गई थी। इसका मतलब ये है कि रिफॉर्म्स शुरुआत तो यहाँ से हुई थी, बट आज भी ये रिफॉर्म्स इंडिया में चलते जा रहे हैं। इंडिया में कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस बहुत रहते थे। There are certain acts that have been mentioned over here, and all of these acts, you can read these acts. I've just mentioned about them, but you can read them also. These acts were forward steps in order to provide equality, in order to provide equal status and equal respect to all the genders, men, women in the society. Factors that help to mitigate caste based discrimination. देखिए, ब्रिटिश रूल परहैप्स देखा जाए विदाउट इंटेंशन की अगर हम बात करें, डेफिनेटली इन्होंने क्रिएट किए सर्टेन कंडीशन दैट अंडरमाइन कास्ट कॉन्शियसनेस टू एन एक्सटेंट। ब्रिटिश रूल जो इंडिया में जिस टाइम पे शुरुआत हुई थी उसकी, तो काफ़ी ऐसे फोर्सेस थे, काफ़ी ऐसी डायरेक्शंस थी जहाँ से हमें समझ में आता है कि कैसे कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस इंडिया में चलते थे। अगर आपने मंगल पांडे मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पे किस तरह से लोगों में कास्ट रिजिडिटी होती थी। कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट सोशल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी स्टेप था, क्योंकि कास्ट रिजिडिटी एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी में। लोग कास्ट से बंधे हुए थे, दे वर वेरी रिजिड, दे नेवर वांटेड टू चेंज देयर ऑक्यूपेशन और देयर प्रैक्टिसेस। द अपर कास्ट ग्रुप्स never allowed the people of lower caste groups to enter into their areas, social groups, etc. और
social reform movements was a step in this direction. अगर मिड 19th सेंचुरी के बाद बात करें हम, तो काफ़ी सारे ग्रुप्स जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स थे जो लिए गए थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए। नेशनल मूवमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है, जहाँ पे कास्ट डिफरेंसेस को हटाने की कोशिश की गई। अगर आप देख सकते हो तो सत्याग्रह के अंदर, डेमोन्स्ट्रेशंस के अंदर, मीटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटरी अप्रोच थी। नेशनल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ने अपोज किया था कास्ट प्रिविलेजेस को और इक्वल सिविक राइट्स के लिए और फ्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए लड़ाई की थी। जब कांग्रेस गवर्नमेंट्स की हम बात करें वेरियस प्रोविंसेस में 1937 के बाद, दे डिड सम यूजफुल वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, जैसे कि एजुकेशन फॉर हरिजन्स, अनटचेबल्स, ये इंट्रोड्यूस की गई थी कुछ प्रोविंसेस में। कुछ रूलर्स जैसे कुछ स्टेट्स के, त्रावणकोर हो गया, इंदौर हो गया, देवस हो गया, दे टुक द इनिशिएटिव इन ओपनिंग ऑल स्टेट टेम्पल्स बाय प्रोक्लेमेशन। And Gandhi ji has always talked about the objective of eradicating untouchability by root and branch. उन्होंने कहा था कि शास्त्रास did not sanction untouchability and even if they did, they should be ignored since truth cannot be confined within the covers of a book. 1932 के अंदर उन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ भी स्टार्ट किया था। इससे हमें पता लगता है कि फादर ऑफ द नेशन थे, इतनी प्रोग्रेसिव सोच के, तो कास्ट रिजिडिटी जैसी चीज़ों में बिलीव करना गलत बात थी। लोगों को एक दूसरे को इक्वल नज़र से देखना चाहिए था, देखना चाहिए आज भी। विद इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन एंड जनरल अवेकनिंग, देयर वर स्टरिंग्स अमंग लोअर कास्ट देमसेल्व्स। लोअर कास्ट ग्रुप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक अपने अंदर एक डेप्रीवेशन की फीलिंग थी और वो आगे बढ़ के लड़ना चाहते थे। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारा संविधान बना है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैज़ रिटन इट सो ब्यूटिफुली। इट टॉक्स अबाउट इक्वल राइट्स, इट टॉक्स अबाउट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इट टॉक्स अबाउट नो discrimination on no grounds, religion, race, caste, sex, place of birth or untouchability, nothing for that matter. So many acts have been passed with respect to that. At the same time, साउथ इंडिया के अंदर अगर बात करें तो 1920 के अंदर, इन 1920, नॉन ब्राह्मण्स ऑर्गेनाइज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की गई थी जिसे लीड किया था E.V. रामास्वामी ने, नाइकर, और काफ़ी बाकी मूवमेंट्स भी थी जो डिमांड करती थी कि बैन होना चाहिए एंट्री ऑफ लो कास्ट इनटू टेम्पल्स बी लिफ्टेड, कि अगर लोअर कास्ट लोग मंदिरों में जाते हैं तो ऐसी चीज़ों को, मंदिर में जाना है, कहीं पे भी जाना, किसी तरह की रोक नहीं लगनी चाहिए। नारायण गुरु जो थे केरला में, ही लेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड। और इन्होंने अपने एक डिसाइपल को कहा था जिनका नाम था सहादरन अयप्पन, बट इनके डिसाइपल ने इसको इस तरह से बोला, नो रिलीजन, नो कास्ट, नो गॉड फॉर मैनकाइंड। अगर कोई धर्म नहीं है तो कोई कास्ट नहीं है, तो कोई भगवान नहीं है इंसान के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, B.R. अम्बेडकर जो थे, ही लेड द महाद सत्याग्रह 1927 के अंदर। इन्होंने कस्टम्स को, कास्ट के जो कस्टम्स थे हिंदूज के अंदर, उन्हें काफी चैलेंज किया था। इन्होंने कहा था कि जो आइडियाज है ऑफ हाई एंड लो एंड इनकलकेटिंग सेल्फ एलिवेशन थ्रू सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ नॉलेज, इन सब चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। 2500 अनटचेबल्स के साथ इन्होंने एक प्रोसेशन भी लीड किया था थ्रू द टाउन ऑफ महाद टू द चौदार टैंक, एक पब्लिक सोर्स वाटर टैंक का, फ्रॉम विच द अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर, जहाँ से उन्हें पानी पीने अलाउड नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर ने वहाँ से पानी लिया फ्रॉम द टैंक एंड ड्रैंक इट। काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ था कास्ट हिंदूज के द्वारा उस टाइम पे।
बट दिसंबर 1927 में अंबेडकर और उनके जो कलीग्स थे उन्होंने मनुस्मृति को बर्न किया उसी प्लेस पे एज अ जेस्चर ऑफ गेटिंग रिड ऑफ इनइक्वालिटीज। उनका कहना था इनइक्वालिटी से हटने के लिए हमें ऐसे स्क्रिप्चर से हटना ज़रूरी है। और उन्होंने इसी के बाद इमीडिएटली बहिष्कृत हितकारिणी सभा इस्टेब्लिश की थी 1924 में टू हाईलाइट द डिफिकल्टीज एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द दलित्स बिफोर द गवर्नमेंट। इसका जो मोटिव था, इस सभा का मोटिव क्लियर था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। So Constitution of Free India has made equality and non-discrimination on basis of caste imperative। आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा संविधान है वो इतना अच्छे से लिखा गया है कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ इक्वालिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट पीपल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, बी विद ईच अदर एंड दे शुड नॉट डिनाई द राइट्स टू ईच अदर। So with this we end this topic. Thank you very much. Please like the video and subscribe to the channel. Also, you can join our live classes by contacting us on our WhatsApp on 6283817917. We are delighted to announce the results of UPSC 2020 and the toppers. Very soon we'll have people coming up on the platform for interactions with us and with you people as well. And at the same time, you can email me any of your queries on vanacademy@gmail.com. This is the official ID. You can email whatever queries and issues you have if you want to join any batches. And let me also announce that sociology optional batches starts on 1st of November, live classes on Vani Academy. So you can contact on this given number and rest of the details will be given to you in the description. Thank you so much. This is me, Vani Mehra. I'll see you all with another video very soon. Take care.